साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे पे चर्चा। कल रात को खबर आई कि पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर अटैक हुआ है। अभी तक जो जानकारी आ पाई है, एक जवान शहीद हुआ है, 4 जवान घायल हैं। बताया जा रहा है कि काफी नाजुक है। मैंने जम्मू कश्मीर में शायद अंतराल के बाद एयरफोर्स के काफिले पर अटैक देखा है। अमूनन आर्मी के ऊपर अटैक होता है, लेकिन हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसे हम इस अटैक को देखें और एक्शन के बदले क्या रिएक्शन होना चाहिए सर? हाँ राजेश, जहां तक मेरा असेसमेंट है, शायद ये जो अटैक हुआ है ये अमन में खलल डालने के लिए किया गया है। जम्मू कश्मीर में पूरे भारत में जैसे हो रहा है, बहुत जल्दी ही इलेक्शन होने जा रहे हैं और भारत सरकार और भारत के देशवासी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर लोकसभा भेजें, ताकि वहां जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो जल्दी से चालू हो जाएं। हम तो ये भी उम्मीद करते हैं कि जब एक बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होकर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर को फुल स्टेटहुड भी मिल जाएगी। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो हमारे इन आतंकवादियों के आका बैठे हैं, आर्मी है, आईएसआई है, उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए शायद उन्होंने इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह के आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम देकर सिचुएशन को डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की है, खलबली पैदा करने की कोशिश की है। जी, लेकिन जो उन्होंने करना सर कर लिया। देखिए, मैं कल आंकड़े खंगाल रहा था तो पिछले 2-3 सालों में हम इस एरिया में ही, पुंछ राजौरी की बेल्ट में, पीर पंजाल की इस बेल्ट में लगभग 50 के आसपास जवानों को खो चुके हैं। बदले में हमें कुछ बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। क्या ये जो हमारे रणनीतिकार हैं उनको सोचना नहीं होगा, सोचना नहीं चाहिए कि आखिरकार इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो 2 साल से हमारी पकड़ के बाहर है सर? हाँ राजेश, आपकी बात सही है। ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फौज या ऑर्गेनाइज्ड फोर्स कभी भी आतंकवादी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा सकती। चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो, इवन रशिया हो। उन्होंने भी अपने यहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं या एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, अब 100% कामयाबी कभी नहीं मिलती। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप 100 कार्रवाई करोगे, यानी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जेएनके पुलिस, एसओजी, ये लोग जब ऑर्गेनाइज होके काम करते हैं तो 100 में से कितने मुट्ठी बंद करते हैं तो रेत गिर जाती है, तो कितने निकल जाएंगे। तो एक्सेप्टेबल रेट सब जगह ये माना जाता है कि दुश्मन जो ये आतंकवादी हैं, दुश्मन ही हो गया, एनिमी एजेंट हो गया। 100 में से आप उसको अगर 95, 96 या 97 टाइम्स रोक लेते हो और एक को 3 बार वो निकल जाता है, तो उसे हाईली इफेक्टिव पुलिस या पैरामिलिट्री या मिलिट्री शब्दों में उसको हाईली इफेक्टिव ऑपरेशन मान लिया जाता है। जी नहीं, मेरे 2-3 पॉइंट और हैं जो बेसिक पॉइंट हैं। गाड़ी अकेली दिखाई पड़ी है। क्या एयरफोर्स की गाड़ी अकेले मूव कर रही थी, कॉन्वॉय साथ में नहीं थी? क्योंकि एक ही गाड़ी है जिसके ऊपर फायरिंग हुई है। एक पॉइंट ये एसओपी कहती है कि आप अकेले मूव नहीं कर सकते। आप इस पिक्चर को कैसे क्लियर करेंगे? कोई भी गाड़ी मिलिट्री की मूव करती है, आपको रोड ओपनिंग पार्टी वहां पर चाहिए होती है, क्यूआरटीज तैनात होती हैं। तो क्या आपके पास, क्योंकि आपने लंबा वक्त एयरफोर्स में दिया है, इस इलाके से काफी आपकी जान पहचान भी है, क्या जानकारी मिल पा रही है सर? जी हाँ, वहां पर जब भी व्हीकल जाते हैं उनको एक कॉन्सेप्ट है टीसीपी, ट्रैफिक चेक पॉइंट होता है। तो उनको टीसीपी से परमिशन लेने के बाद ही आगे जाने दिया जाता है, चाहे वो एयरफोर्स की गाड़ी हो, आर्मी की गाड़ी हो, किसी भी फौजी ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी हो। तो इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है
और एयरफोर्स की गाड़ी जो है, क्या उसने टीसीपी से क्लियरेंस ली या क्या उसने टीसीपी से क्लियरेंस नहीं लिया, और क्या टीसीपी ने उसको रोका फिर भी एयरफोर्स की गाड़ी आगे चली गई। ये सब इस इंक्वायरी में अलग अलग तरीके से छानबीन की जाएगी। लेकिन आपने ये सही बताया कि इंडियन आर्मी का ग्रिड वहां बहुत मजबूत है, रोड ओपनिंग पार्टी काम करती है, हर कॉन्वॉय के साथ क्यूआरटी जाती है, और जब भी कोई मूवमेंट होती है तो आसपास की जो हाइट्स हैं, पहाड़ियां हैं, पानी की टंकियां हैं, हाइट डोमिनेशन का काम किया जाता है। और अगर कोई सेंसिटिव कंसाइनमेंट जा रहा है, अम्यूनिशन जा रहा है, तो ऊपर से इंडियन आर्मी की ड्रोन भी नजर रखती है। तो एक तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है? जी, एक दो पॉइंट और सर, क्योंकि एक हम ट्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं। हमने एक 2.5 टन को देखा जिसके अंदर जवान थे, फ्यूल लेकर जा रही थी, और वो सिखलाई के सिख रेजिमेंट के शायद जवान थे, उनके ऊपर कुछ ऐसा ही अटैक हुआ। एएलएस जिस पे कल अटैक हुआ, एक जिप्सी थी, वो भी सिंगल ही जा रही थी। क्या हम सीखने को तैयार नहीं? और दूसरा पॉइंट जो मुझे चाहिए, आपसे जवाब चाहिए होगा कि लंबे सर्च ऑपरेशन आर्मी यहाँ पे कर चुकी है लेकिन कुछ मिला नहीं है, तो हम क्या एलओसी के इस तरफ ही देखेंगे, या हमें ये भी देखना होगा कि एलओसी के उस पार भी वो लोग जाकर बैठ सकते हैं, छुप सकते हैं? दोनों का जवाब चाहिए होगा सर। पहला सवाल आपका बहुत जरूरी है, क्या कुछ सीखने की जरूरत है? डेफिनेटली सीखने की जरूरत इसलिए है, हम जो फौज में रह चुके हैं हमें मालूम है, एक तो सिखलाया इसलिए जाता है क्योंकि सिखलाना है उस बंदे को पहले से मालूम नहीं था। जैसे कि सिंगल गाड़ी नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज है री सिखलाई यानी री ट्रेनिंग। कॉन्टिन्यूटी ट्रेनिंग में दोबारा उस चीज को सिखाया जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप किसी को जो सिखाते हो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो भूल जाता है। तो आपने किसी को सिखाया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, वो भूल जाता है 2 साल के बाद। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं, उनको मालूम है, इसलिए हम कॉन्टिन्यूटी ट्रेनिंग करते हैं। तो रीसिखलाई की जरूरत है। लेसन्स क्या है, फौज में, एयरफोर्स में हम बोलते हैं मिस्टेक्स मेड, लेसन्स लर्न्ड। गलती क्या हो गई, उससे हमने क्या सीख ली, एंड करेक्टिव मेजर अप्लाइड। गलती करने के बाद क्या सीख ली और क्या सही कार्रवाई फिर से सीखी गई, अंजाम दिया गया, जमीन पर क्या एसओपी में चेंज कर दिए गए, ये बहुत जरूरी है। ओके। क्या हम कार्रवाई रिएक्ट करें? देखिए, इससे रिएक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो अंदरूनी। अंदरूनी क्या है कि हम हमारे जो वहां पर इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको मजबूत कर सकते हैं, गांवों पे पैनी नजर रख सकते हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसीज गांव में जाके अच्छी तरह से छानबीन कर सकती है। लेकिन क्योंकि हम भारत हैं, डेमोक्रेसी है, तो हम इस तरह से छानबीन करते हैं गांव में कि गांव वालों को तंग ना करें, गांव वालों को डराएं ना, उनको असुविधा ना हो। पहले कुछ ऐसा हो गया था, मैं आज से 40 साल की बात करता हूँ, जब जो वहाँ चरवाहे हैं, बकरवाल हैं, जी कई जी। बार वो आके बताते थे कि साहब पहाड़ के ऊपर जो है कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ अजीब से लोग घूम रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। फिर शायद हमारी लोकल पुलिस ने उनकी ज्यादा छानबीन करनी शुरू कर दी बकरवाल्स की, उससे वो बेचारे डर गए। तो क्या हो गया, मैं 40 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब बकरवाल डर गए तो उन्होंने फिर पुलिस के पास आके ऐसी जानकारियां देना बंद कर दी। कई बार क्या होता है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, 19 जो भी है, बकरवाल ने आके पुलिस को बताया, पुलिस वहां जैसे ही गई तो पुलिस पर काउंटर फायर हो गई। पुलिस वालों को लगा कि ये बकरवालों ने शायद रण क्षेत्र में हमें चालाकी से घुसवा दिया, जहां दुश्मन पहले से ही चक्रव्यूह बना के बैठा हुआ था। होता है। लेकिन पुलिस वालों ने, उनकी एक्सपीरियंस कम थी, उन्होंने क्या किया, बकरवाल को ही पकड़ लिया ये कहकर कि तुमने ही जानबूझ के हमें वहां पर भिजवा दिया ताकि हम दुश्मन के फायर में आ जाएं। दुश्मन ठीक है। घात लगा के था, तुमने खबर देके हमें दुश्मन के, जहां दुश्मन घात लगा के बैठा हुआ था वहां भिजवा दिया। तो तो ये इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस आपके मैं समझूं,
तो ग्राउंड लेवल पे जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि वक्त काफी मैंने आपसे ले लिया है, क्या मैंने जो पॉइंट कहा कि हम एलओसी के इस पार ही देखेंगे या एलओसी के उस पार भी देखने की जरूरत है? हाँ, हम जैसे उरी कर चुके हैं, बालाकोट कर चुके हैं। एलओसी के पार अगर कुछ करना है तो ये समझना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इसमें बहुत ही छोटा रोल होता है। इस पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री का इसमें ना के बराबर रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन जो है एलओसी के उस तरफ जाने का